हेलो हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी। और इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य यानी नेशनल इम्पोर्टेंस के जो करंट अफेयर्स हैं उसे देखेंगे। हम लोग उत्कर्ष मैगजीन को लेकर चल रहे हैं। इस सीरीज में हमने पहले वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट करंट थे, जो इश्यूज साल भर चर्चा में रहते हैं, उसे हम लोगों ने देखा था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के न्यूज़ों को देखा था, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और इस सीरीज में तीसरा वीडियो है, इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को देख रहे हैं। ठीक है, पहला न्यूज़ देखते हैं। राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग। तो ध्यान देंगे कि जैसे आपको पता होगा कि वर्तमान में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, तो उन्होंने पूर्व की जो कांग्रेस की सरकार थी उसके निर्णय को पलट दिया है। कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो है वहाँ पर कुछ नए जिलों और संभागों का निर्माण किया गया था, तो उसे जो है पुनः हटा दिया गया है। और अभी वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। ये देखिए राजस्थान स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नेशनल करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप एक बार ये सुन के रखेंगे तो कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें दिमाग में रहती हैं। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं, इसे भी स्पीड में लेते हैं। पहला न्यूज़ है समान नागरिक संहिता उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गया है और ऐसा कानून लागू करने वाला ये भारत का पहला और अभी तक एकमात्र राज्य है। ध्यान देंगे गोवा में भी समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन ये आज़ादी से पूर्व से ही लागू है। ठीक है? तो आप आज़ाद भारत में पहला ऐसा राज्य है उत्तराखंड जिन्होंने यूसीसी लागू किया है। ठीक है? इसमें आदिवासी समुदायों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी समान नागरिक संहिता के लिए जो है एक मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है और इस पैनल की अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई। तो रंजना देसाई जो है उनकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है जो राज्य में यूसीसी को किस तरीके से लागू किया जाए इसके लिए रिकमेंडेशंस देगा। देखिए अगला न्यूज़ देखते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम चर्चा में रहा है ये काफ़ी। ठीक है? तो इसे देखते हैं। भारत की संसद के निचले सदन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जो सदियों से भारतीय मुसलमानों द्वारा दान की गई अरबों डॉलर की संपत्तियों के शासन के तरीके को बदलने का प्रयास करता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो मौजूदा कानून में दर्जनों संशोधन लाता है, 2 अप्रैल 2025 को पारित हो गया। तो ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, 2 अप्रैल 2025 को पारित हो गया है। लोकसभा में विधेयक को 288 सांसदों ने इसके पक्ष में तथा 232 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया था। तो पक्ष में 288 और विपक्ष में 232। 5 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को महामहिम राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई। वक्फ बोर्ड भारत के सबसे बड़े भूमि धारकों में से एक है। पूरे भारत में कम से कम 8,72,351 वक्फ संपत्तियां हैं, जो 9,40,000 एकड़ से अधिक में फैली हुई हैं, जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 ट्रिलियन, ठीक है, 1.2 ट्रिलियन रुपया जो है इसका मूल्य आंका गया है। इन संपत्तियों का विवरण वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पोर्टल पर दर्ज किया गया है। सशस्त्र बलों यानी सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व वक्फ बोर्ड के पास है, अर्थात सार्वजनिक भूमि के मामले में वक्फ बोर्ड देश में तीसरे स्थान पर है। नए अधिनियम की बात करते हैं तो जब कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो जाती है तो वह हमेशा के लिए वक्फ की संपत्ति रहती है। इसने विभिन्न विवादों व दावों को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए द्वारका में 2 द्वीप, बेंगलुरु ईदगाह मैदान, सूरत नगर निगम भवन, कोलकाता का टॉलीगंज क्लब और बेंगलुरु में आईटीसी विट्सर होटल, ये सब इत्यादि जो है ये विवाद के मामले हैं। वक्फ नौकरशाही की अकसुलता वक्फ नौकरशाही की अकसुलता के कारण अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद और पंजीकरण व सर्वेक्षण में देरी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। उदाहरण के लिए लखनऊ में जिस भूखंड पर फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है, उसे पूर्व में फर्जी तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित करके निजी स्वामित्व धारकों को बेच दिया गया था। न्यायिक निगरानी ना होना। तो देखिए वक्फ न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर न्यायिक निगरानी की अनुपस्थिति से भी समस्या और भी जटिल हो गई है। उदाहरण के लिए वक्फ प्रणाली का हिस्सा बनने वाली न्यायाधिकरणों में 40,951 मामले लंबित हैं। सच्चर कमेटी की सिफारिश। तो सच्चर समिति की वर्ष 2006 की रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा विभिन्न विनियमन अभिलेख के कुशल प्रबंधन,
बख प्रबंधन में गैर मुस्लिम तकनीकी विशेषज्ञ को शामिल करने और बख के वित्तीय लेखा प्रशिक्षण के तहत लाने की आवश्यकता की सिफारिश की गई थी। ठीक है? अब देखिए क्या संशोधन किया गया है ये समझिए। विधेयक में प्रावधान है कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे, ठीक है? वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य कौन होंगे? तो गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। संशोधन के बाद परिषद में नियुक्त सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना आवश्यक नहीं माना जाएगा। हालाँकि निम्नलिखित सदस्यों का मुस्लिम होना ज़रूरी है, जैसे मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो एक किसी मुस्लिम व्यक्ति होंगे। इसके अलावा इस बोर्ड में इस्लामिक कानून के विद्वान होंगे, मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। वक्फ बोर्ड क्या है? तो वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में अनिवार्य होता है। केंद्र ने सभी वक्फ बोर्ड के साथ तालमेल के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया है। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड्स हैं। वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, उनमें से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा ये वक्फ बोर्ड जो है ये काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है? आइए कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं, वक्फ की इतिहास की बात। तो वक्फ जो है ये एक अरबी भाषा के वक़ूफ़ा शब्द से बना है जिसका अर्थ बाँधना है, रोकना है या समर्पण करना होता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। धा दान देने वाले व्यक्ति को वकीफ़ा या वकीफ़ कहा जाता है। इस संपत्ति से गरीब व ज़रूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थाओं को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए धन देने संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के काल में प्रारंभ हुई। प्रथम उदाहरण 1173 में सुल्तान मोहम्मद गोरी द्वारा मुल्तान की जामा मस्जिद को गाँव समर्पित करना है। वक़्फ़ को विनियमित करने का पहला प्रयास वर्ष 1923 में मुस्लिम वक़्फ़ अधिनियम के माध्यम से किया गया। स्वतंत्र भारत में संसद ने पहली बार वर्ष 1954 में वक़्फ़ अधिनियम पारित किया था। तो ये हम लोगों ने वक़्फ़ से जुड़ा हुआ जो विभिन्न आयाम है उसे देखा है, ठीक है? तो इसे आप लोग फिर से देखें, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करके पीडीएफ को रीड करेंगे तो ये समझ में आएगा। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। प्रीलिम्स पर्पज़ से आप बस ये याद रखिएगा कि ये 5 अप्रैल 2025 को पारित हुआ है। लोकसभा में जो है 288 वोट पक्ष में पड़े, 232 विपक्ष में पड़े हैं। ठीक है? तो इतना जो है आप ध्यान रखेंगे तो प्रीलिम्स का सवाल बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिमा 2025 तो ध्यान दीजिए वर्ष 2025 में विभिन्न बनने वाले विभिन्न प्रतिमाओं को इस न्यूज़ आर्टिकल में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहला न्यूज़ भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब 14,300 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील के किनारे मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की एक प्रतिमा स्थापित की है। ध्यान रखिएगा छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है वो पैंगोंग झील के पास स्थापित की गई है। ठीक है? अगला प्रतिमा जो है वो है तिरुवल्लुर प्रतिमा। तो ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु में है और तिरुवल्लुर प्रतिमा को बुद्ध की प्रतिमा का नाम दिया गया था। हो सकता है आपसे पूछा जाए बुद्ध की प्रतिमा क्या है? तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। बुद्ध की प्रतिमा तिरुवल्लुर की प्रतिमा है, ठीक है? और ये तमिलनाडु में अवस्थित है और इसका निर्माण जो है वो प्रसिद्ध मूर्तिकार वी गणपति द्वारा किया गया है। अब अगला देखिए कर्नाटक में उत्तरी बेंगलुरु में देश की सबसे बड़ी ऊँची हनुमान प्रतिमा स्थापित की है। तो हनुमान जी की सबसे ऊँची प्रतिमा कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित की गई है। इसके अलावा आखिरी है आंध्र प्रदेश के में जो है अमरावती में सेनानी पोट्टी सोट्टाराम श्री रामालुलु की जो है प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीमालु की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ देखिए संक्रमण रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना है। ठीक है? यह प्रयोगशाला बैक्टीरिया, फंगस, परजीवियों से होने वाले रोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे तेजी से निदान और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित हो सकेगा। इसके अलावा
ध्यान दीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान। तो हिमाचल प्रदेश जो है, उसके लोक प्रशासन संस्थान हिपा का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने की मंजूरी दी गई है। ओके, अगला न्यूज़ है यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र चराइदेव मोईदाम। तो असम के चराइदेव मोईदाम जो असोम या अहोम राजवंश के प्राचीन दफन टीले हैं, उसको यूनेस्को विरासत यानी यूनेस्को विश्व विरासत प्रमाण पत्र मिल गया है और ये भारत का 43वां सांस्कृतिक स्थल बन गया है। ठीक है? तो ये भारत का 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। कौन-सा है? तो अहोम राजवंश का चराइदेव मोईदाम, ठीक है? ये असम से संबंधित है। चलिए अगला न्यूज़ देख सी कोहोर्ट 3.0। तो ये पंजाब में सी कोहोर्ट 3.0 स्टार्टअप हैंडलिंग एंड एम्पावरमेंट कोहोर्ट 3.0 को मोहाली में लॉन्च किया गया। तो पंजाब के मोहाली में जो है सी कोहोर्ट 3.0 को लॉन्च किया गया है। ठीक है? बस ये इम्पोर्टेंट है, सी कोहोर्ट 3.0 कहाँ से संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित है। पंजाब के मोहाली में इसको स्थापित किया गया है। ये क्यों स्थापित किया गया है? तो ये पहल महत्वाकांक्षी महिला स्टार्टअप और छात्रों को बिजनेस इंक्यूबेटर और इकोसिस्टम इनेबलर्स में समर्थन से प्रौद्योगिकी आधारित उद्यम बनाने और बढ़ाने के लिए सशक्त बनाती है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सी कोहोर्ट 3.0 जो है ये पंजाब के मोहाली में स्थापित किया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ है महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक समिति। तो आपको आइडिया होगा कि वर्ष 2025 में प्रयागराज में जो है महाकुंभ का आयोजन किया गया था। ये 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चली थी। ठीक है? तो यहाँ पर जो है 29 जनवरी 2025 को यहाँ पर जो भगदड़ हो गई थी उसकी जाँच करने के लिए न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया गया है। ठीक है? तो नाम ज़रूर याद रखिएगा, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। हर्ष कुमार की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया गया है, जो महाकुंभ भगदड़ में जो भी भगदड़ हुआ था, ठीक है? उसकी जाँच करेगी, ठीक है? उसके पीछे किसी प्रकार का षड्यंत्र था या कितने लोग मारे गए हैं, इन सब की आधिकारिक पुष्टि करेगी। तो न्यायमूर्ति का नाम क्या है? हर्ष कुमार। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है 31 सदस्यीय चयन समिति। तो क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजंत पांडा करेंगे और यह अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में 31 सदस्य होंगे, जिसमें सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक यानी एनडीए के 17 सांसद शामिल होंगे, जिसमें भाजपा के 14, टीडीपी और जेडीयू और शिवसेना के एक-एक सांसद शामिल हैं। ठीक है? नया आयकर अधिनियम क्या है? तो नए बिल में धारा 5 और 9 में इस नियम को बरकरार रखा गया है, लेकिन विशिष्ट व्यक्तियों को किए गए भुगतान जैसे माने जाने वाली की स्पष्ट परिभाषा प्रदान की गई है, जिससे गैर निवासियों के लिए कर नियम अधिक पारदर्शी हो गए हैं। बिल में कटौती और छूट में भी बदलाव किए गए हैं। इससे पहले आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 और 80 सी से 80 यू में निवेश, दान और विशिष्ट खर्चों के लिए कटौती की अनुमति थी। नए बिल में धारा 11 से 154 के तहत इन कटौतियों को समेकित किया गया है और स्टार्टअप, डिजिटल व्यवसाय, नवीकरणीय ऊर्जा निवेशों का समर्थन करने के लिए नए प्रावधान पेश किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है नया आयकर अधिनियम पास होने वाला है। बैजंत पांडा जो है इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओके, अगला न्यूज़ देखते हैं। एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन। तो ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को वैश्विक स्तर पर अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान बदलने के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है? और जो समिति है उसका नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल कर रहे हैं। ठीक है? तो वी के पॉल का नाम जरूर याद रखिएगा, ये नीति आयोग के सदस्य हैं, वही इस समिति की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कुरियन जोसेफ समिति तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की गठन की घोषणा की है। ठीक है? तमिलनाडु और आपको पता होगा कि ये तमिलनाडु और वहाँ के जो राज्यपाल हैं, या तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के मध्य जो है कुछ विवाद देखने के लिए मिला था। ठीक है? इसी के संबंध में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में
3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। तो कुरियन जोसेफ का नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वेटलैंड शहर उदयपुर एवं इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। पहला शहर कौन-सा है? मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर। ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर इसको ठीक है, इसको जो है आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में बनेगा। तो देखिए महाराष्ट्र पहला एआई विश्वविद्यालय की नींव रखने वाला पहला भारतीय राज्य बनने के लिए तैयार यानी बन रहा है। तो पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये महाराष्ट्र में बनेगा। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, लाउड स्पीकर और संविधान। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि लाउड स्पीकर का उपयोग करना संविधान के अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19 1 क्लॉज़ ए के तहत किसी आवश्यक धार्मिक आचरण का हिस्सा नहीं है। डॉक्टर महेश विजय वेडेकर बनाम महाराष्ट्र मामले 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला सुनाया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसी का हवाला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो है संविधान के अनुच्छेद 19 1 क्लॉज़ ए तथा अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर का उपयोग करना जो है कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है? तो आपको पता होगा कि इसके लिए काफ़ी विवाद भी छिड़ा रहता है। ठीक है? कई बार आप देखते होंगे कि लोग मंदिरों में या मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर जो है धार्मिक कार्य करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और जो बॉम्बे का जो हाई कोर्ट है इन लोगों ने एक नया फैसला सुनाया है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग करना किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अदबी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के तमिलनाडु की 2 वर्षीय बजबी अदबी ने दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनकर इतिहास रच रच दिया है, ठीक है? तो नाम क्या है बच्ची का? नाम है अदबी और ये तमिलनाडु राज्य की है, ठीक है? और ये दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी है। और ऐसा कैसे हुआ है? तो इसके लिए जो है अदबी के जो माता-पिता हैं उन्होंने मिलकर किसानों के साथ मिलकर तमिलनाडु में 6000 पेड़ लगाए हैं, जिससे अदबी जो है ये कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है। अगला न्यूज़ है फोर्ट विलियम अब विजय दुर्ग। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय सेना ने कोलकाता के जो फोर्ट विलियम है, जो कि पूर्वी कमान का मुख्यालय है, उसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है। ठीक है? इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। और वहीं दक्षिण द्वार का नाम जो पहले सेंट जॉर्ज गेट के नाम से जाना जाता था, उसे अब शिवाजी गेट के नाम से जाना जाएगा। तो हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? फोर्ट विलियम इसका नाम बदलकर बीजा दुर्ग कर दिया गया है। किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है और सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। ओके? न्यूज़ है पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने की सिफारिश की गई है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने मांग की है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला कर दिया जाए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल है, ठीक है? भारत का जब विभाजन हुआ, तो विभाजन के समय जो है पूर्वी पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, वो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है? और यही बंगाल जो है अ, पूर्वी बंगाल इसका नाम बदल कर बांग्लादेश हो गया और पश्चिमी बंगाल अभी भी पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो मुख्यमंत्री जो हैं तृणमूल कांग्रेस की बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्होंने ऐसा कहा है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला कर दिया जाना चाहिए। ये डिमांड काफ़ी पुराना है, ठीक है? काफ़ी समय से ये चर्चा चली आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार जो है इस पे कोई भी कदम नहीं उठा पा रहा है, ठीक है? हालाँकि केंद्र सरकार जो है वो जगहों के नाम को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी प्रचलित है, परंतु फिर भी ये नाम बिल्कुल यथाशीघ्र बदला जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो है केंद्र सरकार अपना संज्ञान नहीं ले रहा है, ठीक है? पॉलिटिक्स है इसके पीछे। ओके, तो हमारे लिए ये न्यूज़ यही है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला कर दिया जाना चाहिए। चलिए अगला न्यूज़ देखें। न्यूज़ है एक राष्ट्र एक बंदरगाह। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में भारत के प्रमुख बंदरगाहों के परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए एक पहल की शुरुआत की जिसका नाम है एक राष्ट्र एक बंदरगाह, ठीक है? और एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया मैत्री ऐप और सागर आकलन एलपीपीआई सूचकांक के शुभारंभ के साथ भारत मानकीकरण कुशल और वैश्विक रूप से
प्रतिस्पर्धी बंदरगाहों की दिशा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है। तो कहाँ पर बनाया गया है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में जो है, ठीक है? इस परियोजना की शुरुआत की गई, एक राष्ट्र एक बंदरगाह। अगला है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी 2025 पेश की है। ठीक है, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू किया गया है। 5 आध्यात्मिक गलियारे। 26 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद राज्य में 5 नए आध्यात्मिक गलियारे के विकास की घोषणा की है। ये 5 गलियारे कौन से होंगे? तो पहला है प्रयागराज विध्यांश कांसी गलियारा, दूसरा है प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर गलियारा, तीसरा है प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य मार्ग और चौथा है प्रयागराज राजापुर चित्रकूट गलियारा और 5वां है प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुर्ख तीर्थ गलियारा। तो ये 5 गलियारों की शुभारंभ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय रखा जाएगा ताकि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मान दिया जा सके। यह देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम सिंह के नाम पर रखा जाएगा, जिनका 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। तो ध्यान रखेंगे 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, तो उन्हीं के नाम पर जो है बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय किया जा रहा है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ है 39th संस्करण आहार 2025। तो 4 से 8 मार्च 2025 तक कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा द्वारा आहार 2025 के 39वें संस्करण में भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया, जिसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो ये आयोजन 39th क्रम का था, 39th संस्करण था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देख, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया है, जो ध्वनि मत से पारित हो गया। ध्यान देंगे कि सहकारी आंदोलन के जनक माने जाने वाले त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा। विधेयक में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात को नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने का प्रावधान है। गुजरात में भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात है, उसी का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किया जाएगा। ओके, और इसे फिर एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भी इसका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भारतीय चाय बोर्ड के बारे में। तो राष्ट्रीय चाय बोर्ड द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। ठीक है, इसने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है, जबकि केन्या जो है शीर्ष पर अवस्थित है। तो अगर हम लोग सीरियल वाइज बात करें तो सबसे अग्रणी जो है वो केन्या है पहले नंबर पर, ठीक है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर श्रीलंका है। ओके, अगला न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यूक्लियर मिशन। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विस्तृत जो पहल है न्यूक्लियर मिशन, ठीक है, उसका उद्देश्य है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, तो यही जो है न्यूक्लियर मिशन है। ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित करते हुए भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। ठीक है, और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसको विस्तृत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना। ये लक्ष्य जरूर याद रखिएगा, 100 गीगावाट 2047 तक। इस प्रकार का लक्ष्य और संबंधित वर्ष जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नक्सल मुक्त भारत एट मार्च 2026। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत 31 मार्च 2026 तक जो है
नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है? 31 मार्च 2026 तक जो है भारत से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अमित शाह जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने नक्सलवाद मुक्त भारत बनाने का जो है अभियान शुरू किया है। वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु, तो ध्यान रखिएगा न्यू पंबन ब्रिज कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, जिसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है, ठीक है, पंबन ब्रिज, उसका उद्घाटन किया। तो पंबन ब्रिज जो है वो रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़े आए हैं, तो इसे हम लोग देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने भारत मंडपम नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन संचालन समूह एमएसजी की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की, ठीक है? 9वीं बैठक थी, ये ध्यान रखिएगा। पहली बार प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को भी एमएसजी में शामिल किया गया। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत, ठीक है, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 मौतों में एमएमआर लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है, ठीक है? उसके बाद वर्ष 1990 से 2020 के बीच भारत में एमएमआर में 83% की गिरावट आई है, जो कि वैश्विक एमएमआर गिरावट से कहीं ज़्यादा है। इस अवधि के दौरान भारत में शिशु मृत्यु दर 69% की गिरावट देखी गई, जबकि वैश्विक स्तर पर इस 55% की ही गिरावट देखी गई थी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 75% की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर मात्र 58% की कमी देखी गई थी। कुल प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2019-21 में ये 2.0 हो गई है। ये भी कह सकते हैं बढ़िया न्यूज़ भी है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में ट्रैकोमा को जो है खत्म कर दिया। तो ट्रैकोमा खत्म हो गया, डब्ल्यूएचओ से 2024 में ही जो है ये घोषणा की गई थी, भारत जो है वो ट्रैकोमा से मुक्त हो गया है। ठीक है? तो ये न्यूज़ याद रखिएगा, ये आंकड़े दिए गए हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ है राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय पर तय समय सीमा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया था, काफ़ी चर्चा में भी ये न्यूज़ रहा था। समझिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 201 के तहत फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुनिश्चित रखे गए राज्य विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा, ठीक है? तो 3 महीने के भीतर ही निर्णय लेना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार किए गए आरक्षित विधेयकों पर उस तिथि से 3 महीने अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए, जिस दिन ऐसा संदर्भ प्राप्त होता है। तो 3 महीना जो है उसके अंदर जो है निर्णय ले लेना है। 8 अप्रैल 2025 के अपने फैसले के उपलक्ष्य को उपलब्ध कराते हुए, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा नवंबर 2023 में राष्ट्रपति के विचार के लिए 10 विधेयकों को आरक्षित करने की कार्रवाई को अवैध और गलत घोषित कर दिया गया था। ठीक है? तो अच्छा, ये निर्णय किन न्यायाधीशों ने दिया है? तो इसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पादरीवाला और आर. महादेवन की जो थे इसमें शामिल थे। ठीक है? तो उन्होंने कहा है कि 3 महीने से अधिक का समय नहीं लेना है, अगर आप किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए स्वीकृत उसके लिए आप आरक्षित रखते हैं। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसके साथ आप आर्टिकल याद रखें, आर्टिकल 201 और 200, ये दोनों अनुच्छेद जो है ये इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के नाम पर वन्यजीव अभयारण्य। तो मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की जयंती पर सागर जिले में नए वन्यजीव अभयारण्य का नामकरण जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर किया है। ठीक है? तो बस इतना याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है आपको मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला न्यूज़ देखिए, एसटी वर्गीकरण अधिनियम लागू। तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना राज्य, उसने शेड्यूल कास्ट के वर्गीकरण के लिए जो है न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की रिपोर्ट के अनुशंसा पर इसे तेलंगाना राज्य में लागू कर दिया है। ठीक है? तो तेलंगाना देश का पहला राज्य है जिसने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू किया है। ठीक है? और इसके बाद जो है हाल ही में आंध्र प्रदेश ने भी इस प्रकार का अधिनियम जो है, इस प्रकार का नियम अपने राज्य में लागू किया है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एससी वर्गीकरण को लागू कर दिया गया है। एससी एसटी वर्गीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये याद रखिएगा कि 1 अगस्त 2024 को देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 बहुमत से फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अनुसार राज्य सरकार को आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण बनाने का अधिकार है। ठीक है? और इसी उपलक्ष्य में तेलंगाना ने और आंध्र प्रदेश ने इसे अपने राज्य में लागू कर दिया है। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। दुनिया के सबसे ऊँचा रेलवे आर्क ब्रिज, तो ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्क ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक है? तो इसको ध्यान दीजिए कि ये उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत जो है इसका निर्माण किया गया है और ये जो है विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे आर्क ब्रिज है, ठीक है? चेनाब नदी पर इसको बनाया गया है। ये नदी तल से 359 मीटर की ऊँचाई पर है। ध्यान देंगे कि ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊँचा है, ठीक है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है चेनाब रेलवे ब्रिज, ओके? अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय, क्या हुआ है? देशभक्ति और नवाचार के एक उल्लेखनीय मिश्रण में बिहार के मोतिहारी के एक युवा उद्यमी ने, ठीक है? बिहार के मोतिहारी के, जगह का नाम याद रखिएगा, बिहार के मोतिहारी के एक युवा उद्यमी ने राज्य का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय शुरू किया है, ठीक है? तो बिहार के मोतिहारी में जो है ये शुरू किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में दिए गए 56 विशिष्ट स्मृति चिन्ह शामिल हैं, ठीक है? तो कहाँ पे शुरू किया गया है? बिहार के मोतिहारी में। देखिए, ये वेरी, वेरी इंपोर्टेंट न्यूज़ है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझिनजाम, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को विंझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। ये केरल राज्य में अवस्थित है और इसका निर्माण जो है वो अडानी समूह के सहयोग से किया गया है, ठीक है? तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, विंझिनजाम बंदरगाह, केरल राज्य। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ऊर्जा संचरण उद्यान। तो तेलंगाना के राज्यपाल ने एक विशेष स्मारक विरासत परियोजना के रूप में संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में बनाए गए दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि बाबूजी वनम क्या है? तो याद रखिएगा कि ये दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है। पूछ दिया आपको कि बाबूजी वनम किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, बाबूजी वनम, तेलंगाना। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जीनोम संपादित किस्म कमला और पूसा डीएटी। तो भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित की है। किस चीज़ की? चावल की, और ये दुनिया का पहला जीनोम संपादित है। चावल की किस्में विकसित की हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक समारोह में डीआरआर चावल 100 जिसे कमला नाम से जाना जाता है और पूसा डीएटी चावल 1 के विकास की घोषणा की। ठीक है? ये नई किस्म का जो चावल है, वो भारत के चावल उत्पादन को 25 से 30% को बढ़ा देगा, है ना? ऐसा अनुमान है कि ये 20 से 25% की वृद्धि होगी इससे और ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन को भी कम करेगा। ओके? तो ये ध्यान रखिएगा। नाम क्या-क्या है? एक है डीआरआर चावल 100 कमला और पूसा डीएटी चावल 1। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है डब्ल्यूएचओ की आयु अनुकूल शहर की मान्यता कोझिकोड। तो केरल के कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में सदस्यता के रूप में एक और वैश्विक मान्यता से सम्मानित किया है, ठीक है? तो डब्ल्यूएचओ ने केरल के कोझिकोड शहर को आयु अनुकूल शहर और समुदाय के वैश्विक नेटवर्क में सदस्यता दी है। कोझिकोड उन शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है जो बुजुर्गों का समर्थन करने के उद्देश्य से नीतियाँ बनाते हैं, सेवाएँ प्रदान करते हैं और बुनियादी ढाँचा विकसित करने के साथ-साथ उन्हें बुढ़ापे में स्वस्थ, सक्रिय और रचनात्मक बनाए रहने में मदद करते हैं। तो केरल का कोझिकोड आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगला देखिए, ये बहुत बेहतरीन न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट भी है, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। तो केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार भारत की तटरेखा वर्ष 1970 में 7,516.60 किलोमीटर से बढ़कर, मतलब 3,537 किलोमीटर बढ़कर जो है 2023-24 में 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। गुजरात और बंगाल में सबसे अधिक वृद्धि दी गई है, जबकि पुडुचेरी की तटरेखा सिकुड़ गई है। ठीक है? तो ये जो तटरेखा है वो बढ़ के 11,098 किलोमीटर हो गई है, ये याद रखिएगा आप लोग।
पुराने तथ्य की बात करें तो भारत की तटरेखा जो थी वो 75,016 किलोमीटर थी, मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर और द्वीपों पर 1197 किलोमीटर, ठीक है? भारत के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो अ, समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो गुजरात थी, फिर सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश था, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु था। केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर शामिल कर दिया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो तटरेखा है, वो सबसे लंबी थी, ये 1962 किलोमीटर की थी। ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा तटरेखा बढ़कर 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकर निघंटु पांडुलिपियाँ। तो आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने 2 दुर्लभ और महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक पांडुलिपियों द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकर निघंटु को पुनर्जीवित किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकर निघंटु क्या है? तो ये आयुर्वेदिक पांडुलिपियाँ हैं। ओके, अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर। तो 13 मई 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव ने नोएडा, उत्तर प्रदेश और बेंगलुरु, कर्नाटक में रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 2 नई अत्याधुनिक डिज़ाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ-कहाँ किया है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में और बेंगलुरु, कर्नाटक में। कंपनी का नाम क्या है? रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यह भारत का पहला डिज़ाइन सेंटर है जो अत्याधुनिक 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन करेगा। इससे पहले भारत में 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर पर काम होता जा रहा है। पहली बार है जब 3 नैनोमीटर चिप पर काम होगा। ठीक है, कंपनी है रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये 2 जगह जो है अपना सेंटर स्थापित किया है, नोएडा उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक बेंगलुरु में। ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सागर भवन और ध्रुवीय भवन। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में भारत में अपनी तरह के 2 पहली और विश्व की बहुत कम सुविधाओं में से एक सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन किया। तो ये सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है और किनके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, सागर भवन, ध्रुवीय भवन, गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई। ध्यान दीजिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर लॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो किन दोनों ने किया है? राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ पे किया है? तो लखनऊ में किया है। क्या किया है? तो भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपरलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बीबीआई क्यों है? तो आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा 23 दिसंबर को। तो भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में नामित किया है। इससे पहले आयुर्वेद दिवस जो है वो धन्वंतरि दिवस या धनतेरस के दिन मनाया जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 2016 में सबसे पहली बार धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था और अब इसे 23 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स आंध्र प्रदेश। तो रिन्यू पावर ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बेथलपल्ले गांव में देश का सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में की जा रही है। ठीक है, देश के एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस कंपनी के द्वारा की जा रही है? तो ये रिन्यू पावर्स के द्वारा की जा रही है। रिन्यू पावर्स के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में की जा रही है देश के सबसे बड़ी एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स की स्थापना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता मिजोरम को घोषित किया गया है। तो मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि मिजोरम के अलावा गोवा और त्रिपुरा भी जो है वो पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर चुका है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी की बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो लद्दाख भी जो है वो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर चुका है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हेरिटेज नेटवर्क। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट यानी एनआईटी
एनआईटी कालीकट जो है वो हेरिटेज नेटवर्क में शामिल हुआ है, जो इंजीनियरिंग, विज्ञान, डिजाइन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और यूरोप के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा के लिए समर्पित प्रतिष्ठित संस्थान है। तो भारत और यूरोप के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संस्थान जुड़ा है, इससे समर्पित है, तो ये एनआईटी कालीकट है। ठीक है, एनआईटी कालीकट का नाम आप लोग जरूर याद रखिए। ओएनजीसी तेल और गैस की खोज, तो सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने मुंबई अपतटीय बेसिन में आशाजनक अपतटीय तेल और गैस खोज की, जो निकट भविष्य में उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकती है। सूर्यमणि और वज्रमणि नाम की दो ये खोजें ओएनजीसी के ओ ए एल पी फोर OALP 6 ब्लॉक एमबी, मतलब देखिए ध्यान रखिए कि ये दोनों जो है सूर्यमणि और वज्रमणि, ये मुंबई के अपतटीय मुंबई बेसिन में है। ठीक है, सूर्यमणि और वज्रमणि क्या है ये पूछा जा सकता है, तो ये आप कह सकते हैं कि ओएनजीसी के द्वारा खोजा गया रिजर्वायर है। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये मुंबई बेसिन में पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मेघालय के शिलोंग से लेकर असम के सिलचर तक जो है एक राजमार्ग बनाएगा 4 लेन का। ठीक है, जिससे कि ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है इसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, कनेक्टिविटी का विस्तार होगा, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला न्यूज़ है पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और यूरोपीय एरोस्पेस दिग्गज एयरबस ने देश की पहली निजी नेतृत्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। ASL ने बेंगलुरु के पास वेमगल औद्योगिक क्षेत्र में 7,40,000 वर्ग फीट औद्योगिक भूमि का अधिग्रहण किया है, जहां कंपनी विनिर्माण, अंतिम असेंबली और MRO, रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल संचालन को कवर करने के लिए एक पूरी तरह से एकीकृत सुविधा का निर्माण कर रही है। तो ध्यान रखिएगा कि किन दोनों ने हाथ मिलाया, तो एक है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और दूसरा है यूरोपीय एरोस्पेस एयरबस ने। ठीक है, इन दोनों ने हाथ मिलाया है, साथ आए हैं। ठीक है, और कहाँ पे खुल रहे हैं ये, तो बेंगलुरु के पास बेमगल में। ठीक है, बेमगल में, बेंगलुरु के पास बेमगल में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेंगलुरु के पास बेमगल में जो है ये खुलने वाला है। इसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस जो है, इन दोनों ने हाथ मिलाया है। हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन बनाएगा, हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन। अगला है IGOT कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी के नाम से ये फेमस था। केंद्र सरकार के द्वारा जो है अ, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए जो है ये चीज़ें शुरू की गई थी। ठीक है, तो आइए इस न्यूज़ को देखते हैं। कर्मयोगी भारत द्वारा संचालित और प्रबंधित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ने पूरे देश में 1 करोड़ पंजीकृत सिविल सेवकों को पार कर लिया है, जो जनवरी 2023 तक 3 लाख उपयोगकर्ताओं से 30 गुना वृद्धि को दर्शाता है, जो 2 वर्षों से अधिक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अब इस पे जो है आईगॉट कर्मयोगी जो प्लेटफॉर्म है उस पे 1 करोड़ जो है पंजीकृत सिविल सेवक इस पे शामिल हो गए हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। COTPA संशोधन अधिनियम, कोटपा अधिनियम 2024 भी कहा जाता है। ये क्या है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा ये लाया गया है। इसके तहत सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, देखिए इसका नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2023। इसको संशोधित किया गया है। देखिए ये है क्या है? सिंपल मैं समझा देता हूँ। इसके तहत कर्नाटक सरकार जो है ना, वो सिगरेट खरीदने या तंबाकू खरीदने की जो कानूनी उम्र है, इसको बढ़ाता है। ठीक है? तंबाकू खरीदने और कानूनी उम्र मतलब उसका उम्र बढ़ाता है। आपसे सिंपल ये पूछा जा सकता है कि कोटपा संशोधन अधिनियम किस राज्य से अवस्थित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से है। क्या है? तो ये तंबाकू खरीदने की न्यूनतम उम्र को बढ़ाता है। ठीक है? तो इतना याद रखिएगा, इससे हमारा प्रीलिम से संबंधित सवाल बन जाएगा। मेंस में इसे डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देखेंगे। ठीक है? देखिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है लद्दाख की 5 भाषाओं को अधिकारिता दी गई है। तो ये 5 भाषाएँ कौन हैं? ठीक है, तो एक है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी। ठीक है, ये
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की आधिकारिक भाषाएँ बनाई गई हैं। तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखें भोटी और पुर्गी को। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तो आसान है और ये भोटी और पुर्गी इसे भी इसमें शामिल किया गया है। ये लद्दाख की आधिकारिक भाषाएँ बनाई गई हैं। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूज़लेज, ठीक है? ये क्या है कि फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने हैदराबाद में राफेल फाइटर फ्यूज़लेज का संयुक्त रूप से निर्माण के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो राफेल विमान है, उसका निर्माण डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने किया था, ये एक फ्रांसीसी कंपनी थी और अब डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड दोनों मिलकर हैदराबाद में राफेल फाइटर का फ्यूज़लेज बनाएगी, ठीक है? फ्यूज़लेज बनाएगी, ओके? अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है राजा सुहेलदेव के स्मारक उत्तर प्रदेश में, ठीक है? तो 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच राजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का उद्घाटन किया है, ठीक है? तो कहाँ पे बनाया गया है राजा सुहेलदेव का स्मारक? तो ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है? और याद रखिएगा कि ये फ़ोटो जो है, ये जो मूर्ति है उसका निर्माण अ, सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग पार्क, तो ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि नई दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली के कोलंबी कला में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई-वेस्ट इको पार्क विकसित करने की परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली के हो कोलंबी कला में विकसित किया जा रहा है। दिल्ली के कोलंबी कला में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क विकसित करने की परियोजना शुरू की गई है। अगला न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ है आईएनएस गुलदार्न में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बना है, ठीक है? तो 10 जून 2025 को भारतीय नौसेना के एक निष्क्रिय लैंडिंग शिप टैंक आईएनएस गुलदार के इर्द-गिर्द भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कोरल रीफ बनाने की परियोजना सिंधुदुर्ग में शुरू हुई है, ठीक है? कहाँ पे शुरू हुई है? सिंधुदुर्ग में, ठीक है? ये महाराष्ट्र के पास है, ठीक है? तो ये भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कोरल रीफ सेंटर होगा। कहाँ बनाया जा रहा है? आईएनएस गुलदार के समीप सिंधुदुर्ग में, ओके? महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने वर्चुअली समारोह में भाग लिया था, ठीक है? और इसकी शुरुआत की है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ये दुखद न्यूज़ था। आपको आइडिया होगा कि एयर इंडिया का विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया था, ठीक है? तो 5 मिनट के बाद ही जो है वो एक भवन से टकरा गया और उससे जो है उसमें 241 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 240 की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति जो है चमत्कारी रूप से बच गए थे। तो इस प्लेन का नाम याद रखिएगा, प्लेन का नाम था बोइंग ड्रीमलाइनर विमान, ठीक है? इसके अलावा इसको जो है अ, ध्यान रखिएगा कि टाटा समूह ने जो है पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देने का भी वादा किया था। ये तो आप ड्रीम लाइनर का नाम बस याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा उसको अन्य नाम बोइंग 7878 विमान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? बोइंग का 7878 नाम था इसका। इसमें 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 1 कनाडाई था और 7 पुर्तगाली थे। ध्यान दीजिएगा कि इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की भी मृत्यु हो गई है, ठीक है? तो ड्रीम लाइनर इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य के भी जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे, लल्लन टॉप मैगज़ीन में, उत्कर्ष का जो मैगज़ीन रहता है, उसे हम लोगों ने डिटेल में देखा है, ठीक है? और ये इस लल्लन टॉप मैगज़ीन का तीसरा वीडियो था। पहले वीडियो में हम लोगों ने जो राष्ट्रीय परिदृश्य के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, उसे देखा था। ठीक है? उसमें बजट था, ऑस्कर था, ठीक है? इकोनॉमिक सर्वे है, उन सबको देखा है, नवीन नियुक्तियों को देखा था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेशनल परिदृश्य देखा था, इंटरनेशनल करंट न्यूज़ और इस थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य को समाप्त किया है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग इकोनॉमिक से जुड़े हुए न्यूज़, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर खेल वगैरह से जुड़े हुए न्यूज़ों को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।